गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करते हैं जनाब के व्लॉग की। नॉट व्लॉग एक्चुअली, उसने जो इंटरव्यू दिया था फैजू को। भाई एक फैजू कौन है ये तो मुझे भी नहीं पता था। जब उसका देखा कि उसने एक इंटरव्यू दिया है और लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप उसके बारे में कुछ बोलिए, तो मैंने कहा चलो देख ही लेते हैं। वैसे मैंने नेहा का पॉडकास्ट तो देख लिया था, बट फिर भी मैंने इसका देख लिया कि क्या बात कर रहा है। तो सबसे पहले एक तो चीज़ें मुझे जो बहुत ज़्यादा अनोइंग लगी वो ये था कि ये फैज़ू है ना, पहली बात तो पता नहीं है कौन, छपरी सा ही लग रहा है। इसका भी कोई फैन फॉलोइंग है नहीं, इसके पास भी यूट्यूब इसकी ग्रोथ ज़्यादा है नहीं। इसको चाहिए था कि मेरी व्यूअरशिप बढ़ जाए, मेरे को भी सब्सक्राइबर मिल जाए जैसे फराह खान को मिले। तो इसको पकड़ लेता हूँ शोएब को, और शोएब भी फ्री बैठा है तो दोनों का होता है ना, राम मिलाए जोड़ी, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, तो शायद दोनों को थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। अब ये फैजू बंदा बॉम्बे में ड्राइव कर रहा है बिना स्टेयरिंग व्हील पकड़े। कितनी बार मैंने इसे नोटिस किया, ये उसके फोन पकड़ रहा था। भाई हमारे यहाँ एक सेगमेंट होता है फोन त्यागना, तो फोन दे दो, और दोनों के फोन हाथ में पकड़ के इधर रख रहा है, साइड में रख रहा है, और स्टेयरिंग व्हील को इसने पकड़ा ही नहीं है। तुम जैसे लोग ऐसे वीडियोस बनाओगे, पब्लिक करोगे, पब्लिक देखेगी, उन्हें लगेगा ओ माय गॉड इट इज कूल टू ड्राइव विदाउट होल्डिंग द स्टेयरिंग व्हील। दिस इज नॉट राइट। तुम्हें तो मतलब चालान कट जाना चाहिए। कोई जो तुम्हारा व्लॉग देख रहा है, तुम्हारे पॉडकास्ट देख रहा है, तुम्हारे वीडियोस देख रहा है, ये तुम गलत चीज स्प्रेड कर रहे हो। तुम स्टीयरिंग व्हील को हाथ लगाए बिना नहीं ड्राइव कर सकते। जो टेस्ला कारें भी आई हैं ना, जितनी भी ये ऑटोमेटिक कारें आई हैं, इलेक्ट्रिक कारें आई हैं, सेल्फ ड्रिवन कार, उसमें भी लिखा होता है उसके मैनुअल पे कि यू हैव टू पुट योर आर्म्स, पुट योर हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील। ये सेल्फ ड्रिवन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना पीछे जाके सो जाओ। ऐसा नहीं है अभी तक। क्योंकि अगर ऐसे में एक्सीडेंट होता है, एंड इफ यू आर नॉट सिटिंग ऑन ड्राइवर सीट एंड होल्डिंग द स्टीयरिंग व्हील, देन दे विल नॉट कंसिडर इट एज एन एक्सीडेंट, कि उसकी फॉल्ट नहीं है, तुम्हारी फॉल्ट मानी जाएगी। तो यहाँ पे तो जनाब ये बंदा तो यहीं से मतलब मुझे तो चिढ़ हो गई थी। तो आगे बात करते हैं उसके ब्लॉग की, मतलब जो उसका इंटरव्यू था उसकी। तो ये पूछता है कि भाई तुम्हारे स्ट्रगल स्टोरी, तुम्हारी बिगनिंग कैसे हुई। तो बताता है अम्मी की ख्वाहिश थी। भाई अम्मी की ख्वाहिश से तुम्हारा पूरा खानदान चल रहा है, हर चीज में तुम्हारी अम्मी की ख्वाहिश आ जाती है। तो बेसिकली बताता है कि कैसे उसको पहले पलकों की छाव में उसका शो मिला, और उसके बाद इसका सेकंड शो था ससुराल सिमर का। तो उसने 500 एपिसोड किए और 2.5 साल के करीब किया। तो खुद ही भाई खुद ही बता रहा है कि वहां पे ज्यादा कुछ करने को था नहीं, इवन तो मैं लीड था, लेकिन बस मेरे को खड़ा ही रहना पड़ता था। तो पता है भाई, पलकों की छाव में ले लो या ससुराल सिमर का ले लो, ये 2011 2010 और 8 के आसपास के शोज हैं। और उस टाइम पे जितने भी ये शो आते थे ना, वो सारे फीमेल ओरिएंटेड शोज होते थे। सास भी कभी बहू, या परिवार की, इस टाइप के बहुत सारे सीरियल आते थे। मुझे उनके नाम इस टाइम पे याद नहीं है, लेकिन वो सारे फीमेल और डोमिनेटिंग होते थे। उसमें घर की औरतों की पॉलिटिक्स दिखाते थे, और आदमियों का रोल सिर्फ इतना होता था, वो सूट वूट पहन के खड़े हो जाएंगे और सब उनकी शक्ल पे डिश 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 करके कैमरे जाएंगे, या दो चार मुश्किल से डायलॉग होते थे पूरे एपिसोड में। तो ये इसने खींचा 2.5 साल तक। फिर उसने बोलता है कि मैं मॉडलिंग तो कर नहीं सकता था, मेरी हाइट कम है। और फिर वो झलक दिखला जा के बारे में बात करता है। झलक में भाई आपको कैसा रहा। तो भाई झलक में तो देखो ऐसा है कि मेरे को डांस आता नहीं है, और मेरी बॉडी भी हैवी है। तो भाई तेरे में सारे में ही कमियां हैं। हाइट नहीं है मॉडलिंग के लिए, तेरी बॉडी लचीली नहीं है डांस के लिए, तुम हैवी बॉडी वाले हो, एक्टिंग तुमसे हो नहीं रही है, तुम्हें एज अ प्रॉप बना के सीरियल में खड़ा कर दिया जाता है, वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो भी तुमसे हो नहीं रहा, बर्दाश्त तो दूर की बात, वो तुमसे हो भी नहीं पा रहा है। तो फिर तुम किस लायक हो। फिर तुम जबरदस्ती तुम्हारी बीवी ने चढ़ा रखा है। तो बेसिकली इसने, जैसे कह रहे हैं ना कि एक्टिंग पे फोकस ना करके एक्ट्रेस पे फोकस कर लिया, कि भैया एक्ट्रेस आती है रोज, जवान सी, यंग सी, प्रिटी सी, चुलबुली सी एक्ट्रेस है जो हंसी मजाक ठिठोली करती रहती है सबके साथ। और क्योंकि उसकी जल्दी शादी हुई हुई है, जो यंग एज में शादी हो जाती है लड़कियां, और उसका हस्बैंड तो भैया एयरलाइंस में था। और इनके शोज होते हैं सुबह 9 से रात के 9 10 11 बजे, तो 12 12 14 14 घंटे के। जब 14 घंटे सेट पे पड़े रहोगे हैं, तो 18 19 20 साल की लड़कियां मजाक मस्ती करेंगी, तो एक अट्रैक्शन। तो इसको लगा भैया इस पे ज्यादा फोकस कर लो, वो बेनिफिट है। और मैडम भी फिसल गई कि ये बंदा सही है, और मेरे साथ बातें करता है, गप्पे मारता है, घर में मेरा पति थका हारा आता है, उसको तो मेरे पास टाइम देने के लिए है ही नहीं। तो भाई जनाब से दोस्ती कर लिया, जनाब को भी लगा ये सही है, ये मेरा माँ बाप भी संभाल लेगी, पैसे वाली भी है, पैसा कमा भी रही है, मेरा तो सेटिंग हो जाएगी, कौन धक्के खाएगा, कौन मेहनत करेगा। और जनाब ने छुट्टी ले ली, फिर या शो से निकाल दिया, जैसा भी कुछ हुआ। और जनाब फिर घर में बैठ गया कि अब मैं बनूंगा तो सीधा लॉन्च जाऊंगा यशराज की फिल्म में। जो हुआ नहीं, सपना सपना ही रह गया। तो बाकी इंटरव्यू की बात करते हैं। तो इंटरव्यू में दो चार चीजें बोलता है, कहते हैं मैं ना
इंजीनियरिंग करा था कंप्यूटर साइंस में। भाई तुम्हें अगर याद ना हो ना तो तुम्हारे विकिपीडिया पे, और तुमने किसी पुराने इंटरव्यू में क्या था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे थे। तो ये झोल कैसे हो गया? तुम्हारी बहन कह रही है बीसीए कर रही थी, तुम कह रहे हो कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर। भैया सारे कंप्यूटर वाले लोग तुम्हारे ही घर में बैठे हैं क्या? तुम्हें प्रिंटर से प्रिंटर निकालने में, पेपर निकालने में तो तुम्हारी बहन घबरा रही थी बीसीए वाली। है ये अल्लाह, पेपर कैसे आ गया इसमें, हाथ नहीं लगा रिजा। वो प्रिंटर से पेपर बाहर प्रिंट होके जब एग्जिट मारता है ना, तो उसको उठाने में तुम्हारी बहन घबरा रही थी। और तुम्हारी बहन जो वायरलेस माउस और इसके कीबोर्ड देख के तो, ये देखो अम्मी, देखो कोई तार भी नहीं कनेक्ट है, पता नहीं कैसे जादू से चल रहा है, वो करती है। और तुम इतने ज्यादा कंप्यूटर साइंस वाले ग्रेजुएट हो, तो कहते हो मैंने 3 सेमेस्टर दे दिए थे, लास्ट का कुछ बचा था, ऐसा कुछ बता रहा था। तो तो तुमने तो बेसिकली अपने पापा का पैसा बर्बाद किया, और फिर तुम्हें हीरो बनना था, तुम बॉम्बे आ गए। चलो जी आ गए, बहुत अच्छी बात है। अब इसने सोचा कि लौट के जाने को तो कुछ है नहीं वहां पे भोपाल में। इसके पापा बैंक में एक बहुत लोअर ग्रेड का काम करते थे। तो वहां पे उनका ना घर था, ना प्रॉपर्टी थी, ना कोई रिश्तेदार थे। इसने खुद ही बताया बॉर्न एंड बॉट अप का मैं मोहदा का हूँ, और मतलब नानी और दादी ददियाल ननियाल सब वहीं का है। तो भोपाल में इनके पास कुछ भी नहीं था, किराए के मकान में रहते थे। वहां से जब बॉम्बे आ गए, पापा की तबीयत खराब हुई, स्ट्रोक वगैरह आए, दीपिका ने पैसे दिए थे इलाज के लिए। तो ये 4 जने दीपिका के कंधों पे थे, और दीपिका ही संभाल रही थी। सिंगल अर्निंग थी, ससुराल सिमरका में लीड एक्ट्रेस थी, पैसा ठीक ठाक मिल जाता था, गुजारा चल रहा था। लेकिन भाई को घमंड बहुत है। भाई घमंड एकदम सर पे ऐसे लेके, नाक पे लेके घूमते हैं। भाई कहता है अल्लाह ने जो दिया हम बहुत खुश है, ये वो। सेकंड क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताओ कि यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट की? अब देखो सबा को भी तो क्रेडिट देना है ना भाई। तो सबा ने यूट्यूब स्टार्ट किया तो वैसे लड्डू पड्डू बनाती रहती थी, कोई देखता नहीं था। फिर उसने हमें लेके शूट करना शुरू कर दिया, फिर एकदम पॉपुलैरिटी बढ़ी। तो सबा ने कहा कि भाभी आप भी आ जाओ। भाभी ने सोचा फटाक से मैं आ जाती हूँ, मेरे पास तो स्किल भी है। फिर इन दोनों ने मुझे बोला कि तुम भी आ जाओ, और फिर मैं आया। फिर जनाब अपनी हीरोपंती देखो, आज के दिन हम आए थे, आज के दिन, और पहले दिन ही 2 लाख सब्सक्राइबर आ गए थे मेरे। वाह क्या बात है। इतने लोग आपकी फिल्म देखने चले जाएं तो आप तो हीरो बन जाओ, आपके फिल्म देखने तो इतने लोग नहीं जाते। फिर सब्सक्राइबर कहाँ से, कौन से देश से, कौन सी दुनिया से टपक पड़ रहे हैं आपके लिए इतने 2 लाख पहले दिन में। तो फिर वो बताता है कि ऐसे हमारा जर्नी स्टार्ट हुई, हम लोग ये देखते थे, वो करते थे, बहुत फैमिली वाला माहौल है हमारे घर में, सब लोग देखना पसंद करते, बहुत अल्लाह ने प्यार दिया। तो फैज़ धीरे से क्वेश्चन पूछता है कि आप एक ही कंटेंट को 3 अलग-अलग कैमरे से शूट करते थे सर, फिर अब कैसे चल रहा है? आपका गुज़ारा कैसे चल रहा है? मतलब लोग कैसे देख रहे हैं? तो कहता है, देखो ऐसा होता था कि एक बर्थडे पार्टी और हम 3 जने खड़े होते थे, और सारे टाइम वही केक कटिंग, वही बैलून, वही सब चलता था। फिर हमने डिसाइड किया कि इसमें थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, तो हम प्लानिंग करेंगे। सारा कंटेंट मोटा-मोटा जाएगा मेरे हिस्से, सारी बड़ी-बड़ी चीज़ें मेरे हिस्से, प्रिपरेशन वर्क जो खाना बनाना, रेसिपी-वेसिपी, डब्बे पैक करना, वो जाएगा दीपिका के हिस्से, और बचा-कुचा सबा तो कहीं से भी निकाल लेगी। फिर सबा के पास तो पूरा मोहदा का गैंग है ना नीचे, तो फिर उसका तो सेटिंग हो जाती है। तो अभी भी हमारी यही है। तो बोलते हैं ओह! अच्छा, सही है। हाँ, हमने देखो शादी-वादी की, शादी के सारा वलीमा और शादी, निकाह, हल्दी, मेहंदी सारा मैंने कवर किया। उसकी प्रिपरेशन, कार्ड बनवाना, खाना टेस्ट करवाना, और यहाँ पे नाच-गाने करवाना, हल्दियाँ-वल्दियाँ, मेहंदियाँ-वेहंदियाँ की प्रिपरेशन करवाना, वो सारा दीपिका ने किया। सबा को हमने कुछ नहीं करने दिया। इसीलिए सबा खैर खाए बैठी है। अब सबा ने सोचा कि मुझे किसी की पड़ी नहीं है, भाई-भाभी ने मुझे बूस्ट दे दी, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है, मैं तो अपनी दुनिया अलग बनाऊँगी। तो सबा ने पूरा मोहदा का गैंग नीचे बुला रखा है। तो वो मोहदा के गैंग को यूँ शूट कर के अपने बच्चे-वच्चे 4-5 है, 2-4 खाला वाला 10-12 औरतें नीचे रहती हैं हमारे यहाँ, और मैं उनका खर्चा पाल देता हूँ, और बाकी सबा उनसे शूट करके उनसे कमा लेती है। तो ऐसे हमारा चल रहा है बस। अच्छा, फिर ये बोलता है कि सर ऐसा लग रहा है, सुनने में आया कि नेट वर्थ 30 करोड़ है। मतलब नेट वर्थ जिसे बोलते हैं कि तुम्हारे पास टोटल प्रॉपर्टी 30 करोड़ की है। तो हँस रहा है एकदम चौड़ी छाती करके पता नहीं, मैंने काउंट नहीं किया, घर जाके करना पड़ेगा। ये तो कहने की बात है, ज़्यादा ही होगी। हम तो भैया 4-5 हम 40 करीब लाख हम तो पीक टाइम पे कमा लेते थे महीने का, और 40 से 50 दीपिका खींच लेती थी, और हमने तो करोड़-करोड़ रुपए महीने के कमाए हुए हैं। तो 30 तो तुम थोड़ा हल्का बोल गए, हम तो बहुत। अब देखिए जनाब और मैडम का दोनों के ना यूट्यूब करियर नीचे आने लगे हैं। मैडम का तो भैया डिप्रेशन का फेस चल रहा है, वो सबको पता ही है। और जनाब है ना जो शोएब, उसका क्या है कि वो आलसी है, महा आलसी। और ऊपर से सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि ये लोग घर से बाहर निकलते नहीं है, फ्रेंड्स है नहीं ना घर में किसी को बुलाते। सबा से इनका रिश्ता खराब हो चुका है।
और ये मोहदा के गैंग को ज़्यादा एंटरटेन करना नहीं चाहते क्योंकि मोहदा के गैंग ने इनकी बहुत सारी बातें लीक कर दी। तो ये दोनों चार दीवारी में क्या दिखाएँ? बच्चा ही तो दिखाएँगे, तो बच्चा दिखा-दिखा के जितना खींच लेते हैं वो खींच लेते हैं। तो इनका और दीपिका खाना पहले बनाती थी भर-भर के, मेरा तो किचन में जन्म हुआ है, मैं तो किचन में ही सारी ज़िंदगी काट दूँगी, मैं तो बिग बॉस के भी किचन में पड़ी रहती थी, मैं ये रेसिपी बनाऊँगी और नाचनी के डोसे और नाचनी का नाचते-नाचते पकौड़े ये सब बनाऊँगी और ये शीर कूरमा और मटन की बिरयानी ये सब बनाऊँगी। अब मैडम जी से हफ्ते में 1 खाना नहीं बनता है, तो मैडम का भी सब वो डाउन हो गया अंथु, तो उनके ब्लॉग आ नहीं रहे। तो ये बोलता है हाँ, फैज़ू बोलता है ऐसा बताओ कि कभी सबा और आप में कॉम्पिटिशन नहीं हुआ कि देखो सेम कंटेंट मेरे ज़्यादा व्यूज़ ये बोलता है शोएब नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारा भाई-बहन का प्यार इतना ज़्यादा है, कभी पैसे की, व्यूज़ की तो बात आई नहीं। अरे! क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे यहाँ तो इतना सॉलिड कॉम्पिटिशन है कि सारा दारोमदार इसी बात पे है कि किसके व्यूज़ किस पे सब तुम्हारे पास और कोई काम ही नहीं है। तुम यही देखते रहते हो उसने अपलोड कर दिया और उसने नहीं किया, उसके क्या कमेंट आए और एक-दूसरे के गंदे कमेंट पढ़ के बहुत खुश होते हो। एक-दूसरे को जब नीचा दिखाते हो तो बहुत खुश होते हो, स्पेशली वो सबा तो बहुत खुश होती है। और तुम्हारा पूरा है कि मैं तुझसे आगे और तू मुझसे आगे, यही कॉम्पिटिशन है तुम्हारा पूरे टाइम तीनों में। और इसीलिए दीपिका ने तुम्हें बूस्ट किया था तुम्हारी ईगो बूस्ट करने के लिए कि भैया जनाब पीछे-पीछे लटकते-लटकते ना आ जाएँ। ऐसा ना हो कि जनाब का तो शो में भी बाहर काम नहीं चल रहा और घर में भी कुछ नहीं इज़्ज़त रह जाएगी। तो इसलिए दीपिका पीछे हट गई, 4 कदम पीछे हट गई, वरना तो दीपिका के कंटेंट बेटर होते थे किसी ज़माने में और जनाब तक चीज़ें अच्छा ये वर्ड चीज़ें उसने ना ऐसा बोला होगा 250 बार चीज़ें बोला होगा। देखो ये चीज़ें करनी होती है, फिर चीज़ों से कुछ ऐसा होता है, फिर चीज़ें कर के फिर मैं चीज़ें करता भाई कितना चीज़ खाएगा? चीज़। तो दीपिका का कंटेंट बेटर था, लेकिन दीपिका ने स्टेप बैक किया कि भाई इसका तो बाहर भी कोई पूछ नहीं रहा इसे, तो यूट्यूब पे आने दो, यूट्यूब तो हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है, क्या कंटेंट दिखाना है, किसको किसके थ्रू दिखाना है। तो इसके थ्रू सारा मेजर कंटेंट जाता था। वी आर प्रेग्नेंट वो इसके थ्रू, शादी के सारे ब्लॉग इसके थ्रू, हम कहीं जा रहे हैं कोई सीक्रेट निकालना है इसके थ्रू, बच्चा हुआ है तो इसके थ्रू, सब कुछ हॉस्पिटल से बच्चा ला रहे हैं तो ये गोदी में पकड़ के लेके आ रहा है। तो सब इसी के थ्रू दिखा रहे थे वो, ताकि इसकी थोड़ी-सी इमेज बिल्टअप हो जाए ताकि इसे काम मिलने लगे। तो और सबा को तो भैया मेजर प्रॉब्लम है इन लोगों से। सबा तो आजकल बहुत चौड़ी हुई पड़ी है कि भाई तुम्हारे सपोर्ट के बिना तो मैं चल रही हूँ। बेटा कितने दिन चलोगे? हम भी देखेंगे, हम यहीं बैठे हैं, कहीं नहीं जा रहे। फिर क्या पूछता है कि हाँ, फिर वो बोलता है दीपिका और सबा की इक्वेशन कैसी है? अब वो बोल रहा होगा हाय मैं क्या बताऊँ सच्चाई तुझे ऐसा है कि भाई हम ना एक-दूसरे के घर में भी नहीं फटकते हैं। हम फटकते नहीं घर में तो छोड़ो हम व्लॉग में भी एक-दूसरे की शक्ल देखना दिखाना पसंद नहीं करते। हम 1-2 सेकंड के लिए भी आ जाए ना तो उनसे लड़ाई कर लेते हैं, भाई मुझे काट देना वरना फिर तुम कहोगे कि तुम्हारी वजह से व्लॉग हिट हो गया। तो फिर हम एक-दूसरे को रखते नहीं है आजकल। तो अब क्या बोलेगा सच्चाई तो बोलता नहीं बहुत अच्छी इक्वेशन है एकदम बहनों के जैसे हैं अगर वो कुछ बोल देते एक दूसरे को तो दिल से नहीं लगाते दिल से नहीं दिमाग से लगाते हैं एक दूसरे की शक्ल नहीं देखने कल तो वो बिरयानी बना के तुम्हारे यहाँ देने आई थी ब्रदर्स डे मनाने रेहान भी तो ब्रदर है उसका तो ब्रदर्स डे नहीं मनाया तुमने अचानक से रात के 11-12 बजे तुम्हें ब्रदर्स डे मनाना याद आ गया इलेक्शन के दिन तुम्हें वोटिंग डे है वो तुम्हें याद नहीं आया वह ब्रदर्स डे मनाने चल पड़े हो वहाँ घूमने जा रही थी आज ब्रदर्स डे है सबको पता ही होगा भाई हमें नहीं पता था और 3 बच्चे पीछे लाद के परमानेंट ब्रदर्स डे है हम लोग मॉल भाग रहे हैं रात के 1:30 बजे है शायद कोई दुकान खुल ली होगी तो हम देख लेते हैं कोई जमील भाई की वहां से कुछ उठा लाएंगे नहीं अम्मी नहीं मिला सब दुकानें बंद सुनसान है कुत्ते भौंक रहे हैं सड़क पे तो फिर हम वापस आ गए चलो बिरयानी बना लेते हैं फिर 4 औरतों ने मिलकर बिरयानी बना ली ऊपर लेके पहुंची भाभी के यहाँ बेल नहीं बजा सकते हम भाभी के घुस भी नहीं सकते एक सेकंड भाभी के साथ दिखाया नहीं भाई के साथ दिखाया नहीं वो छोड़िए फिरोज भाई जिसका मैंने पॉडकास्ट डाला था थोड़े दिन पहले जिसमें भाभी के साथ वो पहली मतलब वो ईद मना रही थी नॉट पहली ईद जब कोविड के टाइम पे तो फिरोज भाई और सारे इसके यार दोस्त आए हुए थे शोएब के घर और ये छमिया बनी उनके सामने घूम रही थी सबा और फिरोज भाई ने गाना भी गाया था और बाय चांस मैंने वो ब्लॉग डाला और उसके 1 या 2 दिन बाद बाय चांस उनकी डेथ हो गई तो मुझे कई लोगों ने मेंशन किया कि इन फिरोज भाई की डेथ हो गई है और आपने मतलब ये पॉडकास्ट मैंने देखा आपका मैंने कहा यार व्हाट अ कोइंसिडेंस बट आई फेल्ट सो बैड इन्होंने आज तक अभी तक जिक्र नहीं किया उस चीज का भैया तुम्हारे घर आया था 3 साल पहले वो और तुम बोल रहे थे हमारे बहुत जिगरी दोस्त है कहाँ गए वो जिगरी दोस्त का जिगरी पना कुछ तो बोल दो उनके बारे में कुरान खानी हो रही है ये हो रहा है वो हो रहा है एक दूसरे के घर बस सजना धजना
और वहाँ पे कल तुम्हारे किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है तो तुम 1-2 दिन तक थोड़ा-सा तो शांति से रहो। नहीं जी, कौन-सा दुपट्टा मैचिंग? आज हम अकीका में जा रहे हैं। चलो भाई लिपस्टिक लगाओ, टिंटल मुँह करके चल पड़ो, पार्टियाँ-शार्टियाँ मनाते रहो, शॉपिंग रोज़ करते रहो, बाहर रोज़ खाते रहो और अय्याशी मारते रहो और अपना हुकूमत दूसरों पे चलाते रहो, जो मोहद्दा से औरतें उठा के लेके आते हैं ये लोग काम करवाने के लिए। फिर क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताइए रोहान के पैदा होने के बाद आपकी लाइफ बदली कि नहीं बदली? ये बोलता है आजकल जो ट्रेंड है ना वी आर प्रेग्नेंट, तो वो तो भाई डिफरेंट ही है। और क्या है कि एक्चुअली मेरी लाइफ में तो कोई फ़र्क नहीं आया। देखो ऐसा है मेरी लाइफ में क्या फ़र्क आएगा? ना मैं बच्चे को उठाता हूँ, ना डायपर चेंज करता हूँ, ना नहलाता हूँ, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ना खिलाता हूँ। तो हमने एक नैनी रख रखी है जिनका है दीपिका की मम्मी। वो है नैनी, वो पूरे दिन हमारे घर रहती है, उनका खाना-पीना थोड़ा बहुत हम कर देते हैं, एक रूम दे दिया है, वो 24 घंटा बच्चा सँभालती है। और हाँ, दीपिका की तो हालत ख़राब हो गई है क्योंकि वो सिंगल हैंडेडली बच्चे को सँभाल रही है, माँ को भी देख रही है और उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन वर्ड बोलना उसके लिए बड़ा मेहनत का काम था। हथेली पे लिख के लाया था भाई कि ज़रा-सा 2-4 वर्ड बता दो दीपिका, कुछ बोलना पड़ जाएगा, कहीं घबरा जाऊँगा। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है तुम्हारी बीवी को, तो उसका ट्रीटमेंट होता है। लोगों को ऐसे बहुत कॉमन है ये क्योंकि उनको ऑल ऑफ अ सडन लाइफ चेंज हो जाती है। पहले वो फ्री होते हैं, घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, उनका अपना शेड्यूल है। बट जैसे ही बच्चा आता है उनकी लाइफ में, तो बच्चे का तो अलग रूटीन होता है और तुम्हें बच्चे के साथ चलना पड़ता है। तुम सोने का मन करेगा तुम्हारा, बच्चा जगा हुआ तुम नहीं सो सकते। बच्चे तुम थक गए हो, बच्चे ने कुछ भी करा है, तुम्हें उठना पड़ेगा। बच्चा रो रहा है रात को, तुम्हें सँभालना पड़ेगा। तुम्हें कितना भी नींद आ रही है, तुम कितने भी थके हुए हो, बच्चे के साथ तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हारी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। तो फिर डिप्रेशन आता है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब तुम अपना नहीं ध्यान रख सकते कि तुम कंघी करो, बाल बनाओ, सजो-सवरो। तुम पार्टी में जाने के लिए तैयार हो, बच्चे ने उल्टी कर दी तो तुम्हारे कपड़ों पे बस हो गया काम। तो ये सब होता है, नॉर्मल है ये सब चीज़ें। पर जनाब को क्या पता, जनाब ने थोड़ी सँभाला है बच्चे को, तो घर में तो एक दीपिका है और फुल टाइम नैनी है। तो वो फिर बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और एक और चीज़, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक और तब भी होता है जब तुम्हारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं हो, जब तुम्हें सिंगल हैंडेडली तुम्हें बच्चे को देखना है। भैया तुम्हारा तो इतना बड़ा खानदान है, पूरा मोहल्ला की 15 औरतें तुम्हारे घर में रहती हैं 24 घंटे। तुम्हारी तो अम्मी इतनी जान लुटा दी तुम्हारे पे, सबा तुम्हारी बहन जैसी है तुम्हारी भाभी की। कहाँ थे वो लोग जब बच्चा हुआ था? क्यों नहीं आ रहे तुम्हारी बीवी को सँभालने, तुम्हारे बच्चे को सँभालने? क्यों नहीं आती तुम्हारी माताजी कि बच्चे की मालिश मैं करूँगी, नहलाऊँगी मैं, जाओ दीपिका एंड शोएब तुम घूमने-फिरने जाओ थोड़ी देर, 4-5 घंटे डिनर-विनर करके आओ, बच्चे को हम सँभाल लेंगे, चिंता मत करो। अपने पास रख लेंगे, अपने पास सुला लेंगे आज, ले लेना सुबह उन्हें। ये होती है दादियाँ, ऐसा करती हैं वो कि भैया तुम जाओ, अगर तुम्हें जाना है तो हम बच्चे को सँभाल लेंगे। मतलब 2-3 महीने का बच्चा छोटा बहुत होता है, उसके बाद तो 5-6 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा तो आराम से सँभालती है दादियाँ-वादियाँ। बहन जब तुम्हारी बहन सारे दिन वहीं पड़ी रहती है, तो क्यों नहीं सँभालती वो? क्यों नहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता? वो बेचारी दीपिका खाना भी बना रही है, अपने लड्डू भी बना रही है, सोचो ये हाल, लड्डू भी अपने खुद ही बना रही है, खाना भी बना रही है, ना उसको कोई सँभालने वाला आया, ना कोई बच्चे को देखने वाला आया, प्रेगनेंसी में किसी ने उसका पूछा नहीं, तो डिप्रेशन तो अपने आप आ ही जाएगा। तो जनाब को भैया तुम्हारी बीवी को डिप्रेशन है, तुम सँभालो उसको, लेके जाओ डॉक्टर को, थोड़ा-सा उसको ऐसे गंदे से माहौल जो तुमने नीचे क्रिएट कर रखा है, ये एक इसने अच्छा किया है चीज़ मैं बताऊँगी। पिछले 1 साल से जब से सबा की शादी हुई है ना, जिसने डिस्टेंस मेंटेन किया है ना इस मोहल्ला वाले गैंग से और सबा से, बहुत सही है। और कहीं न कहीं हो सकता है दीपिका को एक गिल्ट भी आता रहा हो बहुत टाइम पे, अभी चल रहा हो कि मैंने इन लोगों के लिए इतना किया और इन्होंने मेरे साथ ये सब किया। तो गिल्ट कई बार बहुत खाता है, स्पेशली औरतों को, और स्पेशली ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन दे आर सिटिंग एट होम एंड डूइंग नथिंग। और क्योंकि इस टाइम वो बच्चे के साथ घर में रहती है, अगर वो इफ शी स्टार्ट्स वर्किंग आउट और इफ शी स्टार्ट गोइंग आउट, तो she will be involved with so many other people, then she will not think about these things. बट अभी वो घर में है 24 घंटे, तो यही सब सोचेगी ना, मैंने इनके लिए इतना किया, मैंने उनके लिए इतना किया। हमें तो इनकी 4 साल की जर्नी पता है, दीपिका तो इन्हें 10 साल से पाल रही है, तो ऑब्वियसली शी हैड गॉन आउट ऑफ हर वे टू हेल्प देम आउट। और इनको इसको रिटर्न में क्या मिला? कुछ भी नहीं। एज़ सून एज़ शोहेब कमाने लगा, एज़ सून एज़ सबा कमाने लगी, अम्मी तो निकल ली है। अम्मी को अब दीपिका से थोड़ी प्यार है। अम्मी तो पैसे के चक्कर में थी, भैया हमें पाल देगी, हमारे बेटे को पाल देगी, इसीलिए दीपिका तो मेरी सबसे अच्छी बहू है, बहुत अच्छी बहू है, ऐसी तो बहू बेटी सबके सब मिले। अब कहाँ गया वो बहू बेटी वाला प्यार? एनीवेज़, तो वो जो कहता है ना कि सबा और दीपिका का क्या इक्वेशन है, या पोस्टपार्टम डिप्रेशन, या लाइफ हमारी कैसे बदली, तो भाई इसकी लाइफ बदली नहीं, दीपिका की लाइफ बदली है सिर्फ। और फिर हाँ, वो पूछता है कि आप कितना कमा लेते हो, घर का खर्चा-वर्चा? तो कहता है भैया मेरे घर ना, मैं 4 घर सँभाल रहा हूँ, 4 घर। तो ऐसा है, मेरे दीपिका के जो पेरेंट्स हैं वो सेपरेट है, तो अम्मी, उसकी माँ और उसका पिताजी, और मेरी अम्मी का घर है और मैं अपना घर।
तो बेटा, पहली बात तो दीपिका के पिताजी आर्मी ऑफिसर थे और वो रिटायर्ड आर्मी आर्मी ऑफिसर है, उनको अच्छी खासी पेंशन मिलती है। किसी ने मुझे बताया था कि दीपिका के पापा he is living with somebody or he got married again, maybe I do not know and I don't want to get into it. वो उनकी पर्सनल चॉइस है, अगर उन्होंने करा भी तो देयर इज नो हार्म इन दैट। अगर दो एडल्ट किसी भी एज में साथ में रहना चाहते हैं तो मैं उस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि 50 55 60 के बाद अब तुम्हें अकेले ही जिंदगी गुजारनी है, फॉर वट एवर रीजन तुम अकेले हो गए हो। तो अगर तुम्हें कोई मिलता है who wants to spend rest of their life with you, that's okay, you should go ahead and do that, but उसमें दीपिका के पापा को इतनी एनफ सैलरी मिलती होगी, पेंशन मिलती होगी, अपना गुजारा कर सके। दीपिका की मम्मी जो है ना, दीपिका के घर में रहती हैं और जितना वो खाती पीती या अपने पे खर्च करती होंगी ना, बेसिकली खाना पीना ही तो कर रही है और नहाना धोना, कपड़े दो चार सूट वूट, इससे ज्यादा वो ही शी इज गिविंग टू देयर फैमिली। क्योंकि अगर ये 24 घंटे की नैनी रख ले ना, तो वो भी इतना प्यार से बच्चे को नहीं रखेंगी और चार्जेस ज़्यादा करेंगी। तो ये जो एहसान है ना, वो दीपिका तुम्हारे ऊपर कर रही है, दीपिका की मम्मी। तुम दीपिका की मम्मी के ऊपर नहीं कर रहे हो। और अगर दीपिका की मम्मी के लिए तुमने कोई फ्लैट वगैरह लिया है ना, वो दैट इज़ योर प्रॉपर्टी, यू आर गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट। दीपिका की मम्मी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये दो तो बातें हो गई कैंसिल। रही बात सबा की, सॉरी, शोएब की मम्मी की, तो भैया शोहेब की मम्मी का घर जो है वो दीपिका ने खरीद रखा है और वो उसका है। अगर घर का खर्चा चलाने की बात है तो सबा तो वहां डींगे मारती फिरती है कि हम इतना कमा लेते हैं कि हम ससुराल वालों को पाल लें, अपनी अम्मी को पाल लें, मोहदा के गैंग को पाल लें और अपने आप को पाल लें, सनी को नल्ले को पाल लें। तो भाई तुम दो दो जने भाई बहन क्लेम कर रहे हो कि मोहदा के गैंग को पाल लें, अम्मी को पाल लें। तो पहली बात तो मोहदा का गैंग को वापस भेजो भाई, मोहदा का गैंग मोहदा जाए और अपनी अम्मी को अपने घर रख लो। कोई तमीज से चलो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना। देखो देखो, कुछ चीजें होती है, तो सबा की दुकान बंद हो जाएगी, तो सबा की दुकान बंद हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। सबा तो भैया आपको पता ही है कैसी भयंकर है, वो तो पूरा घर उठा लेगी सर पे। तो फिर इसके लिए करना पड़ता है कुछ चीजें। तो मोहदा का गैंग हम दोनों मिलके पाल रहे हैं और इसी वजह से उसकी दुकान चल रही है और इसी वजह से मेरी भी कभी कभी दुकान रुक जाती है। तो मैं वहाँ पहुंच जाता हूँ शक्ल दिखाने, तो मेरी दुकान थोड़ी सी भागने लगती है। तो फिर अगर मोदा का गैंग भेज दिया तो फिर हम रमज़ान के महीने में क्या दिखाएंगे, 4 जने बैठ के इफ्तारी करेंगे और फिर अम्मी से काम नहीं होता तो इफ्तारी और इसमें ये सारा पूरा का मोदा का गैंग आता है, 20-25 लोग बैठे होते तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसा चल रहा है हमारा और हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब 5-10% इनके ऊपर थोड़ा सा डाल देते हैं, 90% तो हम अपनी ही पॉकेट में रखते हैं। तो हमें अल्टीमेटली तो बहुत ज़्यादा फायदा है इस मोदा के गैंग को पालने के लिए। जब दीपिका कमा रही थी ना पिछले 6-7 साल से, जब ये यूट्यूब का करियर शुरू नहीं होता, तो दीपिका पालती थी भाई अपने सिंगल हैंडेड इनकम पे। तुम्हें भी पालती थी, तुम्हारी माँ बाप को भी पालती थी, सबा को भी पालती थी और मौदा से 2 बच्चे जब तुम उठा लाए थे ना फ्री फंड में कि उसे हम यहाँ रखेंगे, उनको ही पालती थी। और जब तुम्हारी खालाएं वाले आती थी उनको ही पालती थी। उसने तो हर इंटरव्यू में जा जाके रोया नहीं कि मैं इनको पाल रही हूँ और मैं सिंगल हैंडेडली अर्न कर रही हूँ। तब तो मेहनत की कमाई करती थी, क्योंकि मीरा रोड से जाना, फिल्म सिटी या जहाँ पे भी उनके शोज वगैरह होते थे, और सुबह से शाम तक जाना, तो उसमें तो मेहनत लगती है। बैठे रहना, फिर घर आना, फिर अगले दिन फिर जाना। ये तो घर में बैठे बैठे वीडियो बनाते हैं, इसमें कौन सी मेहनत है भाई। तुम्हें तो सब्सक्राइबर्स दहेज में मिले हुए हैं। जस्ट तुमने रिलीजन के नाम पे जो साफा बांधा ना उस पे, और तुम्हारी बीवी ने जो अपना 4 वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह याद कर लिए अपना दुपट्टा पहन के, और सबा ने जो हिजाब का नाटक किया, तो उसके नाम पे जो मिल रहे हैं ना, वो तुम्हारे बस फ्री फंड में मिल रहे हैं। तुम्हारी दुकान तो भैया अल्लाह की मर्जी से ही चल रही है ऐसे। अच्छा, इसको ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, ऑलरेडी मैंने देखा काफी लंबा हो गया है। तो फिर वो अच्छा, एक और चीज पूछता हूँ, डर डर के पूछता हूँ, थोड़ा सा बताएंगे, शादी में कोई तकलीफ तो नहीं आई? अरे नहीं नहीं, क्या तकलीफ आनी है। देखो ऐसा है, मेरी माँ तो पहले ही खुश थी, अरे बेटा तूने क्या सोने की मुर्गी फंसाई है, और हाँ, इससे तुम्हारा उद्धार तो हो ही रहा है, हमारा भी उद्धार हो गया। हमने कहा सपने देखे थे बम्बई में आके रहने के, देखो रह रहे हैं, बिना कमाई करे बिना मेहनत करे, खाना पीना खर्चा चल रहा है। देखो अच्छा है, अब तुम उससे शादी कर लो तो जिंदगी भर के लिए हमें मिल जाएगी ऐसी लड़की जो हमारा काम कर जाए, हमें फ्री फंड में पैसे मिल जाए। वरना अभी तुम कहाँ ढूंढोगे, फिर तुम्हें ढूंढोगे तो फिर तुम्हें बताना पड़ेगा तुम क्या करते हो, तुम तो कुछ करते नहीं हो। तो हमारी अम्मी तो खुश थी। और रही बात दीपिका की, अब दीपिका क्या ही करे, 5-6 साल से मेरे साथ घूम रही थी, इंडस्ट्री में हो गया था उसका नाम, ऑलरेडी पहले मैरिड थी। अब किसके साथ अगर मेरे को छोड़ के कहीं और जाती तो फिर उसकी भी बदनामी होती। तो उसकी मम्मी पापा ने भी सोचा भैया जहाँ मर्जी आए करो। उसकी माँ ने तो बहुत समझाने की कोशिश की थी, कहाँ फंस रही हो, कहाँ ये लोग, कहाँ वो लोग, बट वो मानी नहीं। उसे लगा कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, और फिर वो मेरे चक्कर में फंस गई।
और इस तरह भाई शादी हो गई। और ऊपर से दीपिका की मम्मी भी क्या बोलेगी, दीपिका की मम्मी की भी खुद दूसरी शादी हुई पड़ी थी, तो वो भी ऐसे में क्या बोलते हैं, दीपिका कौन सी सुनती थी किसी की। तो मैंने उसे अच्छे से ब्रेन वॉश कर रखा था, तो फिर हमने शादी हो गई। बेसिकली एक्चुअली मैं चाहता नहीं था शादी करना, मैं तो सोच रहा था ऐसे लिव इन में चलता रहे चलता रहे चलता रहे 2-4 साल, और फिर अगर कोई मुझे अच्छी और बेटर मुर्गी मिल जाए तो मैं उस पर डोरे डालूं। बट दीपिका गले पड़ चुकी थी, सब जगह जाके इंटरव्यू में सबके सामने पूछती थी इंटरव्यू के टाइम, मेरी तो एक ही तमन्ना है, ये मुझसे शादी कर ले, मेरी एक ही ख्वाहिश है, ये मुझसे शादी कर ले। हर इंटरव्यू में जाके मुझसे पूछा जाता था कब शादी करवा रहे हो, कब शादी कर रहे हो। और मेरे पास इतना मुश्किल हो गया था बोलना कि मैं शादी करना नहीं चाहता इससे, लेकिन ये मेरे पीछे पड़ गई थी, तो फिर इस चक्कर में मैंने शादी कर ली। लेकिन हाँ ठीक है, अभी तो मैं इंडिपेंडेंट हो गया, यूट्यूब यूट्यूब चल रहा है, मेरा ऐश चल रही है। अच्छा, इससे लास्ट में वो था कि रैपिड फायर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें क्वेश्चन पूछ रहा था, अच्छा भाई एक थोड़े से पर्सनल क्वेश्चन है, बुरा मत माना। अरे नहीं नहीं, बुरा क्या माना, तूने तो क्वेश्चन तो फिल्टर मैंने पहले कर लिए थे ना एक दिन पहले, तेरी हिम्मत है कुछ ऐसा कुछ पूछ ले कि भैया जो असली में र्यूमर टाइप बातें हैं तो पूछ ही नहीं सकता। भैया र्यूमर टाइप बातें हमसे पूछो ना, हमारे साथ कर लो इंटरव्यू पॉडकास्टर के साथ, तो हम बता देंगे, बैंड बजा के रख देंगे, तुम्हारा असली क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं थोड़े असली क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। तो पहले एक बार बताइए कि रौनक सैमसन का क्या रिएक्शन था जब उसको पता चला कि आप दोनों का एकदम लफड़ा चल रहा है अच्छा वाला, तो उसका क्या रिएक्शन था, ये बता सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन है जनाब से, ये मेरे क्वेश्चन है सिजलिंग टी के। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये बताइए कि आजकल सबा और आपके बीच में इक्वेशन ओरिजिनल है क्या, चक्कर क्या है, किस बात की लड़ाई है, किस बात का ड्रामा है, क्या हो गया, इतना प्यार जब बरसता था वो सेपरेट कैसे हो गया तुम दोनों? अब एक दूसरे की ब्लॉग में क्यों गेस्ट अपीयरेंस देते हो, 3-3 सेकंड का शो, 3 सेकंड का। वो कोई ये भी पूछता है कि आप दोनों एक दूसरे के शो ब्लॉग में आते हैं तो रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं कि भाई, ये तो बहुत सीक्रेट बात थी, ये तुम्हें कैसे पता चल गया? हमने ये कंडीशन रख रखी है, अगर हम एक दूसरे के ब्लॉग में आएंगे तो रेवेन्यू शेयरिंग करेंगे, तभी हम नहीं आते। अगर हम आते तो 1-2 सेकंड से ज़्यादा नहीं, जैसे होता है ना यूट्यूब 5 सेकंड की क्लिप अलाउ करेगा, तो ऐसे ही हम सिर्फ 3-4 सेकंड की क्लिप अलाउ करेंगे, इससे ज़्यादा एक दूसरे के में नहीं। भैया तीसरा क्वेश्चन है कि अम्मी जो तुम्हारी इतना प्यार बरसाती थी अभी क्यों नहीं आती, दीपिका के यहाँ इतना प्यार बरसाने? और अम्मी और दीपिका की मम्मी की क्या बनती नहीं है क्या, ये भी बता दीजिए। क्या आजकल दिखता नहीं है पर एक दूसरे की तारीफें करते बिना? और ये भी बता दीजिए कि महोदा की सारी औरतें तुम्हारे यहाँ क्यों पड़ी रहती है, इतनी गीली चुम्मियाँ देती रहती है एक दूसरे की भैया? और ये भी बता दीजिए कि बेटी खाला के पति क्यों नहीं आते, बेटी खाला के पति देव सऊदी रहते हैं, क्या चक्कर है, वहां पे एक और घर बसा लिया क्या, क्या चक्कर है, आते क्यों नहीं, क्यों छोड़ दिया उन्होंने बच्चे अपनी बीवी यहीं पे तुम्हारे यहाँ नौकर बनने के लिए? और जरा ये भी बता दीजिए कि आप सनी और सबा का रेस्टोरेंट बन रहा है, उसमें तो कभी आप जाते नहीं, देखते नहीं, इकलौते भाई हैं आप, जाते नहीं, देखते नहीं, उसका क्या सीन है, क्या बन रहा है, किस स्टेज पे पहुंचा है, कहाँ पहुंचा है? और जरा ये भी बता दीजिए जब उसके वहाँ हज वाले लोग जा रहे थे उसके सास ससुर, तो आप गए क्यों नहीं थे भाई, क्या चक्कर, क्या आप महोदा क्यों नहीं जाते, आपका ददियाल ननिहाल वहाँ पे है, आप जाते क्यों नहीं हो भाई? जाना चाहिए था ना हज के लिए, लोग दूर दूर से मिलने आ रहे थे, आप तो बिल्कुल गए नहीं, जब से उसकी शादी हुई है 1.5 साल हो गया, एक बार नहीं गए अपने ननिहाल ददिहाल, अपनी बहन के ससुराल। और आप अपने ससुराल क्यों नहीं जाते भाई? जाया करें ना, थोड़ा बताइए क्यों नहीं जाते? तो ऐसा है, देखो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं सकते तुम मुझसे, हाँ। अरे भाई 2-4 क्वेश्चन और रह गए थे। दीपिका का सुना है कोई पहले बच्चा-वच्चा था, कुछ ऐसा है क्या भाई? देखो ये सब बहुत पर्सनल बातें हैं, ये सब नहीं पूछ सकते तुम। अच्छा, अच्छा ठीक है, इतना पर्सनल नहीं जा रहा। बट ये बताइए भाई कि आपने दीपिका के साथ कंडीशन रखी है कि वो बाहर काम नहीं करेगी, आपको पसंद नहीं है, वो बाहर बंदों के साथ घूमे-फिरे। अगर भाई ऐसा है तो फिर आप अपनी बहन को क्यों नहीं रोकते? वो तो पूरी छिछोरी बनी रहती थी अपनी जवानी से लेके आज तक, पूरी छिछोरी हरकतें करती है, बंदों के साथ ही घूमती है। देखो ऐसा है, उसमें मेरा कोई से नहीं चल सकता, उसमें तो सनी का चलता है। भाई सनी के साथ आपकी बॉन्डिंग क्या है? ये तो बताइए। आप सनी का तो भाव नहीं देते 2 कौड़ी का, वो तो आपका इकलौता जीजा है। भाई बताइए ना ज़रा सनी के साथ की रिलेशन। देखो ऐसा है, रिलेशन मेरा किसी के साथ अच्छा नहीं है। हम रिश्तों को ना सिर्फ़ मज़ाक के तौर पे यूज़ करते हैं, जब तक हमारा फ़ायदा होता है तब तक। रिलेशन मेरा दीपिका से और मेरे बच्चे से है बस, और मेरे माँ-बाप से। बाकी सब सेकंड कैटेगरी, मुझे किसी से कोई लेना-देना नहीं। बहन, भाई, ये वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ़ अपने में फ़ोकस करता हूँ और थोड़ा ज्ञान बाँटता हूँ। अच्छा, अच्छा भाई। भाई वैसे क्वेश्चन तो बहुत है मेरे दिमाग में, लेकिन फिर भाई कुछ सोचो, सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो बनाएँगे कभी, फिर कर लेंगे। हाँ, हाँ, चिंता नहीं कर, तो मैं और प्रिपरेशन के साथ आऊँगा, दीपिका से थोड़ा सीख के आऊँगा। तो चलिए गाइस, ये था उसका मेरा रिएक्शन। आप बताइए आपको कैसा लगा? और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि थोड़ा-सा व्यूअरशिप बढ़े, इनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज़ हो, यही मेरा मेन पर्पज़ है, इनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज़ करने का। तो बने रहिए एंड एन्जॉय योर डे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।